यार एसटीटी एग्जामिनेशन 2025 देने वाले मेरे सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पेपर कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, यदि आप बिहार एसटीटी एग्जामिनेशन 2025 देने जा रहे हैं तो आज के इस महा मैराथन वन लाइनर क्वेश्चंस की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप यदि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख जाते हैं तो कोई भी पेपर, कोई भी आपका विषय हो, उसका शिक्षण कला जो है 100% आप आसानी पूर्वक क्लियर कर पाएंगे। तो आइए देखेंगे आज के इस महा मैराथन में। शुरू करते हैं अपने इस पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, ये वन लाइनर देखने में कम है, लेकिन जब इसका एक्सप्लेन होगा, जब हम समझाएंगे, वैसे प्रक्रियाएं में आपके दिमाग में जो होगी ये एक एक बिंदु सेट हो जाएगा, और जो बिंदु ये सेट हो जाती है आपके दिमाग में, वही जाकर के एग्जाम्स में आपको 100% क्लियरनेस दे पाती है। तो शुरुआत करेंगे आज के इस पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण क्या है, व्हाट इज टीचिंग। दोस्तों, मैं सिर्फ इसमें हिंदी पढ़ूंगा, अंग्रेजी वाले जो भी कैंडिडेट होंगे वो कृपया अंग्रेजी को अपना देखते रहेंगे। शिक्षण क्या है, तो कहा जाए कि शिक्षण एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, कौशल और मूल्य छात्रों तक पहुंचाए जाते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है इसका कि शिक्षण में कौन सी स्थिति जो होती है छात्रों तक पहुंचाई जाती है। तो ज्ञान, कौशल और मूल्य, ये तीनों जो है एक शिक्षक के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम क्या है, व्हाट इज लर्निंग। तो दोस्तों, इस संबंध में है कि अधिगम एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव से अस्थायी परिवर्तन करता है। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि अधिगम के माध्यम से बताइए किसी व्यक्ति में कौन सी परिवर्तन आती है। तो याद रखेंगे यह अस्थायी परिवर्तन होती है। एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि बताइए अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है। ऐसे में बताइएगा कि अधिगम जो होती है अस्थायी होने वाली परिवर्तन के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अंग्रेजी वाले दोस्त हमारे अंग्रेजी जरूर उसको करके क्लियर करते रहेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या है, मेन ड्यूटी ऑफ अ टीचर। आंसर है कि छात्र के संपूर्ण विकास में सहायता करना एक शिक्षक की जो है मूल कर्तव्य होती है। द मेन ड्यूटीज ऑफ द टीचर, कि किसी भी छात्र में संपूर्ण रूप से विकास कराने हेतु अगर कोई प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है तो वो शिक्षक का सबसे बड़े मूल कर्तव्य के रूप में जानी जानी चाहिए। एक भी क्वेश्चन को छोड़ करके आप आगे नहीं बढ़िएगा, एक एक बिंदु को डिफाइन करेंगे आज इस महामैराथन क्लास में, और आपका शिक्षण की कला एक ही वीडियो में समाप्त, और उसके बाद एग्जामिनेशंस में जाकर के आपके बल्ले बल्ले कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण और अधिगम में क्या अंतर है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड द लर्निंग। तो दोस्तों, शिक्षण देने की प्रक्रिया है जबकि अधिगम लेने की प्रक्रिया है। अर्थात शिक्षण जो है, शिक्षक जो है शिक्षण कराता है और बच्चे उसको लर्निंग करते हैं। अर्थात इस स्तर पर देखा जाए तो स्टूडेंट जो होता है वह लर्नर होता है और शिक्षक जो होता है वह गिवर अर्थात टीचर होता है। आगे, शिक्षक का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। एम ऑफ एजुकेशन, याद रखेंगे ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोणों का विकास करना जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। द मेन एम ऑफ द एजुकेशन इज द डेवलप नॉलेज, स्किल, वैल्यू एंड एटीट्यूड ऑफ ए स्टूडेंट। आगे बढ़ते चलते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। व्यवहारवाद में अधिगम को कैसे देखा जाता है, लर्निंग इन बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद में अधिगम को कैसे देखा जाता है। तो दोस्तों, व्यवहारवाद में अधिगम जो होती है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। अगर देखा जाए अधिगम में व्यवहारवाद क्या है, तो अधिगम अगर आपके पास हुई, बेहतर तरीके से हुई, तो पहले की तुलना में वर्तमान में आप में 100% बदलाव आए होंगे, आपके बिहेवियर चेंज हुए होंगे। इसका मतलब वह आपके अधिगम की पूर्ण जो है आपकी जो एडॉप्शन हुई वो कितना हुआ वह दिखाती है। संज्ञानात्मक अधिगम क्या है, व्हाट इज द कॉग्निटिव लर्निंग। संज्ञानात्मक अधिगम क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा यह ज्ञान, समझ और सोच की प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है। संज्ञानात्मक अधिगम क्या है, तो यह ज्ञान, समझ और सोच की प्रक्रियाओं से जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है कि मानवतावादी दृष्टिकोण में शिक्षा का लक्ष्य क्या है। मानवतावादी अगर दृष्टिकोण देखें तो उसमें शिक्षा का लक्ष्य क्या है, गोल ऑफ एजुकेशन इन द ह्यूमैनिस्टिक जो अप्रोच होती है उसको आपको बताने हैं। तो मानवतावादी दृष्टिकोण में शिक्षा का लक्ष्य है आत्म विकास और व्यक्तिगत पूर्णता प्राप्त करा देना। आगे बढ़ते चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण कला में सक्रिय अधिगम का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ एक्टिव लर्निंग। शिक्षण कला में सक्रिय अधिगम का अर्थ क्या है, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सक्रिय अधिगम क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सक्रिय अधिगम का मतलब होता है छात्र सीखने की प्रक्रिया
प्रक्रिया में सक्रिय रूप से अगर भाग लेते हैं तो उस प्रक्रिया को सक्रिय अधिगम के रूप में जाना जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है? मेजर एलिमेंट ऑफ अ टीचिंग प्रोसेस। शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या है? तो याद रखिएगा, शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख जो तत्व है वह है शिक्षक, छात्र, सामग्री, पद्धति और पर्यावरण। शिक्षण की प्रक्रिया में मुख्य चीजें होती है शिक्षक, छात्र और सामग्री, ये तीन, और बाकी ये मूल तत्व जो है शिक्षक, छात्र और सामग्री है। बाकी दो और जोड़ लीजिए तो पद्धति और पर्यावरण को जोड़िएगा तो ये पांचों तत्व एक साथ मिलकर के शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य तत्वों का निर्माण कर देंगे। व्याख्यान विधि क्या है? लेक्चर जो मेथड होती है उसको क्या कहते हैं? तो शिक्षक द्वारा ज्ञान को संचरित कर तरीके से प्रस्तुत करना, शिक्षक के द्वारा ज्ञान को संरचित तरीके से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है व्याख्यान विधि कहलाती है। द प्रेजेंटिंग नॉलेज इन द स्ट्रक्चर मैनर बाय द टीचर, दिस इज कॉल्ड द लेक्चर मेथड इन द लर्निंग। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि क्या है? क्वेश्चन आंसर मेथड किसे कहते हैं? तो छात्रों के सक्रिय सहभागिता के माध्यम से सिखाना। प्रश्नोत्तर विधि क्या है? तो यानी कि प्रश्नोत्तर का मतलब होता है कि उसमें छात्र भी एक्टिव रहते हैं और प्रश्न पूछने वाले टीचर दोनों एक्टिव जब रहेंगे तो छात्रों के सक्रिय सहभागिता होती है, एकदम सक्रिय रूप से वो काम करते हैं और उस प्रकार से नॉलेज आदान प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि खोज आधारित अधिगम क्या है? तो याद रखें, छात्रों को सवाल पूछकर समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना खोज आधारित अधिगम के रूप में जानी जाती है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा महज 10 सेकंड के लिए। यदि आप बिहार STT 2025 के एग्जामिनेशंस देने जा रहे हैं और अभी तक आपका शिक्षण कला और GK GS कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यह जो दिखाई दे रहा है 2 ई बुक जो है हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया आपको प्रदान करती है। यदि आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा और यह आपको महज 130 रुपये में प्रदान कर दिया जाएगा। 100 जो आपके पास 50 अंकों की जो आपकी ये शिक्षण कला और GK GS आती है उसके पूरे फुल कंटेंट आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न की खोज देख लिए हम लोग। 14वां नंबर क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि क्या है? याद रखेंगे, प्रोजेक्ट विधि निम्नलिखित में से किसे कहेंगे? वास्तविक जीवन के मुद्दों पर कार्य कर सीखना, यही जो है प्रोजेक्ट विधि के नाम से जानी जाती है। प्रवृत्ति आधारित शिक्षण क्या है? याद रखेंगे, प्रवृत्ति आधारित शिक्षण क्या है? तो छात्रों की रुचियों और गतिविधियों के माध्यम से सीखना, ये जो है प्रवृत्ति आधारित शिक्षण कहलाती है। छात्रों की रुचियों और गतिविधियों के माध्यम से सीखना जो होती है वह प्रवृत्ति आधारित शिक्षण के नाम से जानी जाएगी। प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा क्या है? इंक्लूसिव जो एजुकेशन होती है वो क्या है? तो याद रखना दोस्तों कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी छात्रों के लिए समान अवसर और शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा क्या है? तो सभी छात्रों के लिए समान अवसर और शिक्षा देना। सहकारी अधिगम क्या है? ये कोऑपरेटिव जो लर्निंग होती है। सहकारी अधिगम क्या है? तो समूह में मिल करके सीखने की प्रक्रिया सहकारी अधिगम के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि डेमोन्स्ट्रेशन विधि का क्या महत्व है? तो व्यवहार और कौशल को स्पष्ट रूप से दिखाना डेमोन्स्ट्रेशन विधि के रूप में जानी जाती है। एक भी क्वेश्चन को छोड़कर आप नहीं भागेंगे, एक एक प्रश्न जो है, एक एक नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसके पिछले एग्जाम्स में कभी किसी विषय में 8-8, 7-8 नंबर का हो गया था। अतः स्कोर बेहतर से बेहतर कीजिए, 100+ कम से कम जरूर करके आइए। कहानियों के माध्यम से शिक्षण किसे कहते हैं? कहानियों के माध्यम से शिक्षण जो होती है उसे क्या कहते हैं? कथाओं के माध्यम से मूल्य और ज्ञान सिखाना कहानियों के माध्यम से शिक्षण कहलाती है। प्रयोगशाला विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्पस ऑफ द लैबोरेटरी मेथड क्या है? तो प्रयोग और अनुभव के माध्यम से अधिगम कराना प्रयोगशाला विधि के नाम से जानी जाएगी। अगला दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन से देख लीजिएगा। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसे संबोधित करता है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसे संबोधित करता है? सही आंसर है बच्चों के सोच और समझ के विकास को निखारने के लिए पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर, स्किनर ने किस सिद्धांत को विकसित किया था? तो याद रखेंगे ऑपरेंटेंट जो कंडीशनिंग है वह स्किनर के द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न नंबर 23, वाइगोत्स्की ने किस अवधारणा को प्रमुखता दी थी? तो वाइगोत्स्की के द्वारा जो प्रमुख अवधारणा दी गई थी वह था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको ZPD
एमसीडी कहते हैं। दोस्तों एग्जाम के समय या अंतिम समय में ऐसे ही पढ़ी जाती है, उस समय भारी कंटेंट और वो एमसीक्यू नहीं बल्कि वन लाइनर के रूप में अपने चीज़ों को रिपीट की जाती है, इसलिए ऐसे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अधिगम में प्रत्यक्ष अनुभव का महत्व क्या है? तो सीखने को अधिक अस्थायी और अर्थपूर्ण बनाना अधिगम में प्रत्यक्ष अनुभव को महत्व देता है। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? याद रखेंगे हु प्रपोज द मल्टीपल जो इंटेलिजेंस थ्योरी है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो है बहुबुद्धि सिद्धांत को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की व्यवहारवाद में पुरस्कृत व्यवहार को क्या कहते हैं? याद रखेंगे व्यवहारवाद में पुरस्कृत व्यवहार को हम लोग सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया द्वारा व्यवहार बढ़ाना जो है बोलते हैं। अधिगम शैली क्या होती है? याद रखें किसी व्यक्ति को सीखने की विशेष प्राथमिकता अधिगम शैली के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कंडीशनिंग के कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कंडीशनिंग एग्जिस्ट? सही आंसर है कंडीशनिंग के जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। पहला नंबर होता है क्लासिकल और दूसरा नंबर होता है ऑपरेंटल कंडीशनिंग। याद रखेंगे कंडीशनिंग के 2 प्रकार होते हैं, क्लासिकल और ऑपरेशनल कंडीशनिंग। अगला क्वेश्चन 29 नंबर अधिगम में प्रेरणा का क्या महत्व है? तो अधिगम में प्रेरणा का मुख्य महत्व है सीखने की रुचि और प्रदर्शन को बढ़ाना। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन है 30वां नंबर की आत्म संयम और आत्म प्रेरणा किस सिद्धांत से संबंधित है? सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ जो मोटिवेशनल होती है वह रिलेट होती है किस चीज से? याद रखेंगे आत्म संयम और आत्म प्रेरणा किस सिद्धांत से संबंधित है? यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। पाठ्यक्रम क्या है? क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम क्या है? तो सीखने की संचरित सामग्री और अनुभव पाठ्यक्रम के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य योजना का उद्देश्य क्या है? पाठ्य योजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षण को व्यवस्थित और प्रभावी बनाना पाठ्य योजना का उद्देश्य माना जाता है। ब्लूम टेक्सोनॉमी किसके लिए है? तो याद रखेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है दोस्तों शिक्षा में लक्ष्य निर्धारण और मूल्यांकन करने हेतु जो नियम अपनाए गए वो ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से जानी जाती है। शिक्षण लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? तो शिक्षण लक्ष्य जो होती है दोस्तों वह 3 प्रकार की होती है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मानसिक कौशल। समय सारणी किसे कहते हैं? शिक्षण गतिविधियों का व्यवस्थित अनुक्रम समय सारणी के रूप में जानी जाती है। 36वां नंबर क्वेश्चन है पाठ्यक्रम में मूलभूत सिद्धांत क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द करिकुलम। पाठ्यक्रम में मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर दोस्तों उपयोगिता, प्रासंगिकता और निरंतरता। पाठ्यक्रम में मूल सिद्धांत होती है उपयोगिता दर्शाना, प्रासंगिकता दिखाना और निरंतरता। अगर ये है तो पाठ्यक्रम में मूल सिद्धांत आप काम पर लगे हुए हैं। क्वेश्चन है शिक्षण सामग्री में क्या शामिल होता है? तो दोस्तों शिक्षण सामग्री में किताबें आती हैं, ऑडियो और वीडियो और डिजिटल संसाधन भी वर्तमान समय में उसको इंक्लूड किया गया है। पाठ्य योजना में प्रारंभिक गतिविधि का उद्देश्य क्या है? पर्पस ऑफ द इंट्रोडक्शनरी एक्टिविटी इन द लेसन प्लान। पाठ्य योजना में आरंभिक गतिविधि का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है छात्रों की रुचि और ध्यान आकर्षित करना। ये पाठ्य योजना में प्रारंभिक गतिविधि के रूप में देखी जाती है। 39वां नंबर क्वेश्चन है शिक्षक की तैयारी में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? याद रखेंगे शिक्षक की तैयारी में पहला तत्व सामग्री होता है, दूसरा विधि होता है, तीसरा मूल्यांकन और चौथा संसाधन के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम अनुमूल्यांकन किसे कहते हैं? पाठ्यक्रम मूल्यांकन क्या है? तो पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन ही पाठ्यक्रम मूल्यांकन के रूप में जानी जाती है। कक्षा प्रबंधन क्या है? याद रखेंगे कक्षा प्रबंधन व्हाट इज द क्लासरूम मैनेजमेंट। सही आंसर 41 का यहाँ पर शिक्षण अधिगम को व्यवस्थित और प्रभावी बनाना कक्षा प्रबंधन के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर की सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों छात्रों का मनोबल बढ़ाना और अनुशासन बनाए रखना सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन का उद्देश्य के रूप में देखी जाती है। अनुशासन बनाए रखने की प्रभावी रणनीति क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेटेजी ऑफ मेंटेन डिसिप्लिन। अनुशासन बनाए रखने की प्रभावी जो रणनीति होती है वह क्या है? नियम, पुरस्कार और स्पष्ट अपेक्षाएं, ये जो है अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रभावी रणनीति के रूप में जानी जाती है।
कक्षा में व्यस्तता क्यों जरूरी है? सीखने की दक्षता और ध्यान बनाए रखने के लिए कक्षा में व्यस्तता होना बहुत जरूरी है। समूह कार्य का महत्व क्या है? सही आंसर है दोस्तों कि सहयोग, सामाजिक कौशल और टीम वर्क का विकास करना समूह कार्य के महत्व के रूप में देखी जाती है। अगर आपको बिहार जो आप लोग एसटीटी एग्जामिनेशन 2025 दे रहे हैं और आपका अभी तक शिक्षण कला और जीके जीएस कंप्लीट नहीं है, तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर से हमारे यूट्यूब चैनल से आप जो है ये ई बुक पीडीएफ के रूप में परचेज कर सकते हैं। 130 रुपये में आपको सारी कंटेंट उपलब्ध करा दी जाएगी शिक्षण कला और जीके जीएस से संबंधित। क्वेश्चन है कि समय प्रबंधन का कक्षा में क्या महत्व है? समय प्रबंधन का कक्षा में क्या महत्व है? सभी गतिविधियों को योजना के अनुसार पूरा करने के लिए समय प्रबंधन का कक्षा में होना जरूरी है। क्वेश्चन है कि कक्षा में व्यवधान को कैसे कम करें? कक्षा में व्यवधान यदि आप कम करना चाहते हैं क्या करना चाहिए? सही आंसर है सक्रिय सहभागिता को और स्पष्ट नियम। कक्षा में व्यवधान को कम करने के लिए सक्रिय सहभागिता निभाइए और स्पष्ट नियम होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे लिए कुछ और नियम, हेडमास्टर साहब के लिए कुछ और नियम, अन्य टीचर के लिए कोई और नियम। और जब सहभागिता लेने की बात आ गई तो कोई लगातार क्लासेस लिए जा रहा है और कोई कुर्सी पर बैठ करके कुर्सी तोड़े जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो कक्षा में व्यवधान होगा, और ऐसे में कक्षा में व्यवधान अगर कम करना चाहते हैं तो सक्रिय सहभागिता और स्पष्ट नियम आपके पास जरूर होने चाहिए। और जरूरी नहीं कि सिर्फ नियम होने चाहिए, उसको फॉलो करने वाले व्यक्तियों का होना, समझदार का होना जरूरी है। छात्र की प्रेरणा बढ़ाने का तरीका क्या है? तो दोस्तों अगर छात्र अगर मोटिव नहीं है, अगर मान लीजिए वो कामों में ध्यान नहीं देता है, तो ऐसे में पुरस्कार राशि कहिए या पुरस्कार दीजिए, सराहना कीजिए, प्रासंगिक गतिविधियां कीजिए। ये पॉजिटिव वर्ड आपको चुनने हैं। निगेटिव ये नहीं कि डांट दीजिए, छड़ी से पीट दीजिए, नहीं, पुरस्कार दीजिए। उसका जो है उसका कारण जानिए कमजोरी होने का, या फिर उसकी इच्छा जो नहीं कर रही उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है अगला नंबर कि कक्षा का शारीरिक संगठन क्यों महत्वपूर्ण है? कक्षा का शारीरिक संगठन क्यों महत्वपूर्ण है? तो सीखने और अनुशासन में सुधार करने हेतु कक्षा का जो है शारीरिक संगठन बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके पास उपस्थित कराते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में विविधता का सामना कैसे करें? कक्षा में विविधता का सामना कैसे करें? समावेशी और व्यक्तिकृत शिक्षण के माध्यम से कक्षा में विविधता का सामना किया जाएगा। मूल्यांकन क्या है? छात्रों के सीखने की प्रगति के मापन करना मूल्यांकन के नाम से जानी जाती है। संक्षिप्त परीक्षा किसे कहते हैं? सही आंसर है कि सीखने के दौरान मूल्यांकन करना संक्षिप्त परीक्षा के नाम से जानी जाती है। समापन परीक्षा किसे कहते हैं? अधिगम के अंत में मूल्यांकन करना समापन परीक्षा होती है। आत्म मूल्यांकन क्या है? छात्र स्वयं अपनी प्रगति का मूल्यांकन जब करता है तो उसे आत्म मूल्यांकन के रूप में जानेंगे। सहकर्मी मूल्यांकन किसे कहते हैं? छात्र जब अपने साथियों का मूल्यांकन करते हैं और उसके परफॉर्मेंस के बताते हैं तो यह सहकर्मी मूल्यांकन के नाम से जानी जाएगी। मानक आधारित मूल्यांकन क्या है? छात्रों की योग्यताओं को मानक से तुलना करना, यह जो मानक आधारित मूल्यांकन है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अधिगम का समग्र परिणाम जानना ये योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, यानी क्या परिवर्तन आया हुआ है इस सबको जोड़ करके निकाल देना समग्र परिणाम के रूप में योगात्मक जो है अधिगम मूल्यांकन जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रूब्रिक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? याद रखेंगे रूब्रिक्स का प्रयोग मूल्यांकन में स्पष्टता और मानक सुनिश्चित करने के लिए रूब्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। अधिगम परिणाम का विश्लेषण क्यों जरूरी है? सही आंसर है कि सुधारात्मक कदम और योजना बनाने के लिए जरूरी है कि अधिगम के परिणामों के विश्लेषण हम लोग करें। अगला 60वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रायोगिक मूल्यांकन क्या है? सही आंसर है कि छात्र के कौशल और व्यवहार का मूल्यांकन करना प्रायोगिक मूल्यांकन के रूप में जानी जाती है। डिजिटल शिक्षण किसे कहते हैं? याद रखिए तकनीकी साधनों के द्वारा शिक्षण कराना डिजिटल शिक्षण के रूप में जानी जाती है। प्रश्न है कि ई लर्निंग का अर्थ क्या है? इंटरनेट पर आधारित सीखने की प्रक्रिया ई लर्निंग कहलाती है। स्मार्ट क्लास का उद्देश्य क्या है? दृश्य और इंटरैक्टिव शिक्षण के माध्यम से क्लास कराना जो होती है स्मार्ट क्लास के रूप में जानी जाती है। एलएमएस क्या है? याद रखेंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, सीखने का एक प्रबंधन है जिसको एलएमएस के नाम से जाना जाएगा। याद रखेंगे मुकेश का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म था मुकेश, देखेंगे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इस प्रश्न का सही आंसर है। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है? प्रश्न है कि ब्लेंडेड लर्निंग किसे कहेंगे? तो ऑनलाइन और पारंपरिक शिक्षण का मिश्रण ब्लेंडेड लर्निंग के रूप में जानी जाएगी।
ऑडियो और विजुअल उपकरण का महत्व क्या है? दोस्तों बड़ा ही शानदार प्रश्न है। ऑडियो और विजुअल उपकरण का महत्व क्या है? सीखने को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए ऑडियो विजुअल उपकरण का जो है प्रयोग करना बिल्कुल जरूरी है। आईसीटी आधारित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या है? आईसीटी आधारित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या है? मार्गदर्शक और सहायक जो है, ये आईसीटी आधारित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका है कि वो मार्गदर्शक का भी काम करता है और एक सहायक के रूप में भी आपके लिए काम करता है। 69वां नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल मूल्यांकन का क्या लाभ है? डिजिटल मूल्यांकन का क्या लाभ है? त्वरित, सटीक और व्यापक डेटा डिजिटल मूल्यांकन के लाभ को बेहतर करता है। याद रखेंगे, बहुत ही अल्प समय में आपको त्वरित रूप से ज्ञान अर्जित की जाती है, सटीक और व्यापक डेटा मिल जाती है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि स्मार्ट बोर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सही आंसर है इंटरेक्टिव और मल्टीमीडिया शिक्षण अगर आपको कराना है तो उस स्थिति में आपको इंटरेक्टिव और मल्टीमीडिया शिक्षण जो है प्रयोग करेगा। आगे है प्रश्न है 71 नंबर की सीखने में प्रेरणा का क्या महत्व है? तो सीखने की रुचि और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सीखने के लिए जो है प्रेरणा, मोटिवेशन जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक प्रेरणा क्या है? स्वयं की रुचि से प्रेरित हो जाना जो है आंतरिक प्रेरणा कहलाती है। बाहरी प्रेरणा क्या है? पुरस्कार या सराहना से किसी की प्रेरणा करना बाहरी प्रेरणा के नाम से जानी जाती है। सकारात्मक शिक्षण वातावरण का महत्व क्या है? सुरक्षा, आत्मविश्वास और सीखने में वृद्धि सकारात्मक शिक्षण वातावरण के महत्व को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर की सहयोगी वातावरण क्यों जरूरी है? सहयोगी वातावरण क्यों जरूरी है? तो टीम वर्क और सामाजिक कौशल को बढ़ाने के लिए सहयोगी वातावरण का होना जरूरी है। छात्र की प्रतिभा पहचानने का महत्व क्या है? दोस्तों प्रश्न है कि छात्र की प्रतिभा पहचानने का महत्व क्या है? सही आंसर है उचित मार्गदर्शन और विकास के लिए। सीखने की सामग्री का समावेशन होना क्यों जरूरी है? सीखने की सामग्री का समावेशन होना क्यों जरूरी है? सही आंसर है सभी छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीखने की सामग्री का समावेशी होना बहुत जरूरी है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक की सकारात्मक मानसिकता का क्या प्रभाव है? शिक्षक की सकारात्मक मानसिकता का प्रभाव क्या है? सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों कि छात्र की प्रेरणा और सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, इसलिए शिक्षक की सकारात्मक मानसिकता का जो है प्रभावी मान जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि समय पर प्रतिक्रिया देना क्यों जरूरी है? समय पर प्रतिक्रिया देना इसलिए जरूरी है क्योंकि सुधार और सीखने को बढ़ावा दिया जा सके। शांत और व्यवस्थित कक्षा का महत्व क्या है? अगर कोई कक्षा शांत और व्यवस्थित रूप से रखना चाहते हैं, जरूरी है कि सीखने और अनुशासन में सुधार के लिए जरूरी है। दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम कठिनाई क्या है? तो जब छात्र सामान्य गति से सीखने में कठिनाई महसूस करता है तो उसको अधिगम कठिनाई के नाम से जानेंगे। डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? प्रश्न है डिसलेक्सिया किसे कहेंगे? पढ़ने और लिखने में विशेष कठिनाई को डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। अगला है कि डिसकैलकुलिया किसे कहते हैं? तो डिसकैलकुलिया जो होती है गणितीय अवधारणाओं और संख्याओं में कठिनाई जब आने लगती है छात्रों को तो इसको डिसकैलकुलिया के नाम से जानते हैं। ADHD क्या है? याद रखेंगे ध्यान और व्यवहार को नियंत्रित करने में समस्या ADHD के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर प्रश्न कहता है कि विशेष शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का सर्वांगीण विकास करना विशेष शिक्षा का उद्देश्य कहलाता है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो समर्थन, मार्गदर्शन और अनुकूलन, ये तीनों जब मिल रहा हो तो ऐसी शिक्षा को जो है समावेशी शिक्षा के रूप में जानेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष शिक्षा में IEP क्या है? तो याद रखेंगे IEP क्या है? व्यक्तिगत शिक्षा योजना जो है IEP के नाम से जानी जाती है विशेष शिक्षा में। बहुसंवेदी शिक्षण किसे कहते हैं? प्रश्न है कि बहुसंवेदी शिक्षण क्या है? तो दृष्टि, श्रवण और स्पर्श जैसे अनेक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके जो है शिक्षण प्राप्त करना जो होती है आपको बहुसंवेदी शिक्षण के रूप में जानी जाएगी। 89 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए शिक्षण रणनीति क्या होनी चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए शिक्षण रणनीति क्या होनी चाहिए? सही आंसर है कि उसका व्यक्तिकृत, लचीली और समर्थनपूर्ण जब है तो यह विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए शिक्षण रणनीति को पूरा कर रहा है।
सीखने में देरी का कारण क्या हो सकता है? अगर कोई बच्चा सीखने में देरी कर रहा है तो इसका मतलब वो मानसिक, भावनात्मक या पर्यावरणीय कारक से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते चलिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक का पेशेवर विकास क्यों जरूरी है? शिक्षक का पेशेवर विकास क्यों जरूरी है? सही आंसर है शिक्षण गुणवत्ता और छात्र उपलब्धि बढ़ाने के लिए शिक्षक को पेशेवर विकास होना जरूरी है माना जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा में ई लर्निंग क्यों महत्वपूर्ण है? शिक्षा में ई लर्निंग क्यों महत्वपूर्ण है? तो सीखने की पहुंच और समाधान बढ़ाने के लिए शिक्षा में ई लर्निंग जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 93 नंबर, शिक्षक में नवाचार का महत्व क्या है? शिक्षक में नवाचार का महत्व क्या है? सीखने को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक में नवाचार होना जरूरी है, यानी कि शिक्षक में मॉडिफिकेशंस यानी कि नयापन, रिन्यूअल होना जरूरी है। शिक्षक अनुसंधान क्यों महत्वपूर्ण है? शिक्षण विधियों और नीतियों को सुधारने के लिए शिक्षकों का जो है अनुसंधान होना जरूरी है। शिक्षक का नैतिक दायित्व क्या है? याद रखेंगे, निष्पक्ष, संवेदनशील और जिम्मेदार होना। शिक्षक का नैतिक दायित्व है कि वह निष्पक्ष हो, संवेदनशील हो एंड जिम्मेदार हो। टू बी फेयर, सेंसिटिव एंड द रिस्पॉन्सिबल। आगे बढ़ते चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि पेशेवर संगठन में भाग लेने का लाभ क्या है? नेटवर्किंग, प्रशिक्षण और नवीनतम जानकारियां उसे मिलती है, इसलिए पेशेवर संगठन में भाग लेना जरूरी है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि सतत पेशेवर विकास CPD का अर्थ क्या है? जो पेशेवर विकास CPD का अर्थ क्या है? सही आंसर है जीवन भर सीखने और कौशल सुधार करने की प्रक्रिया सतत पेशेवर विकास के अंतर्गत आती है। 98 नंबर, शिक्षक को तकनीक, याद रखना, शिक्षक को तकनीकी कौशल क्यों सीखने चाहिए? शिक्षक को तकनीकी कौशल क्यों सीखने चाहिए? सही आंसर है डिजिटल शिक्षण और आधुनिक उपकरणों का उपयोग करने के लिए शिक्षक को तकनीकी कौशल सीखना जरूरी है। अगला है कि स्मार्ट शिक्षण क्या है? टेक्नोलॉजी और इंटरेक्टिव तकनीक का उपयोग करके शिक्षण कराना स्मार्ट शिक्षण के रूप में जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21वीं सदी का शिक्षक कौन है? किसको 21वीं सदी का शिक्षक कहा जाएगा? तो वह शिक्षक जो नवाचार, डिजिटल कौशल और समग्र विकास पर ध्यान दे रहा हो, वह जो है 21वीं सदी के शिक्षक के रूप में जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 111 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक निर्माणवाद में अधिगम कैसे होता है? सामाजिक निर्माणवाद में अधिगम कैसे होता है? सही आंसर है सामाजिक संवाद और अनुभव के माध्यम से। सामाजिक निर्माणवाद में अधिगम कैसे होता है? सही आंसर है सामाजिक संवाद और अनुभव के माध्यम से जो है वह सामाजिक निर्माणवाद होता है। क्वेश्चन है परियोजना आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? सही आंसर है दोस्तों कि वास्तविक जीवन की समस्याओं से सीखने की प्रक्रिया के तहत परियोजना आधारित शिक्षण जो है लाभ आपको पहुंचाती है। समस्या आधारित शिक्षण क्या है? छात्रों को समस्याओं के समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना। छात्रों को समस्याओं के समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना समस्या आधारित शिक्षण के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि खोज आधारित अधिगम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? खोज आधारित अधिगम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सही आंसर है अनुसंधान और खोज के माध्यम से सीखना खोज आधारित अधिगम का मुख्य उद्देश्य जाना जाता है। 105वां नंबर क्वेश्चन है सहकारी अधिगम में छात्र क्या सीखते हैं? प्रश्न है कि सहकारी अधिगम में छात्र क्या सीखते हैं? याद रखेंगे सहकारी अधिगम में छात्र टीम वर्क, सहयोग और संवाद की कौशल सीख पाते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन सक्रिय अधिगम के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से क्या है? सक्रिय अधिगम के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से क्या है? सहभागिता, चर्चा और समस्या समाधान। बहुसंवेदी शिक्षण किसे कहते हैं? दृश्य, श्रवण, स्पर्श जैसी कई ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके, जब ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। सहकर्मी शिक्षण का लाभ क्या है? आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल का विकास। व्यक्तिगत अधिगम योजना का उद्देश्य क्या है? यदि व्यक्तिगत अधिगम योजना का उद्देश्य बताते हैं तो छात्रों की अलग अलग जरूरतों को पूरा करना व्यक्तिगत अधिगम योजना के तहत आती है।
स्मार्ट क्लास में शिक्षण कैसे होती है? बताया गया है डिजिटल इंटरेक्टिव उपकरणों के माध्यम से होती है। आंतरिक प्रेरणा किसे कहते हैं? स्वयं के बारे में रुचि प्रदान करना। ये हुआ था 113वां नंबर क्वेश्चन। अधिगम में पुनरावृत्ति का महत्व क्या है? ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए पुनरावृत्ति का होना जरूरी है। व्यवहारवाद में सीखा गया व्यवहार कैसे मापा जाता है? तो व्यवहारवाद में सीखा गया व्यवहार प्रदर्शन और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सीखी जाती है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक अधिगम में मुख्य ध्यान किस पर होता है? तो संज्ञानात्मक अधिगम में मुख्य ध्यान जो होता है वह सोच, समझ और समस्या समाधान पर होती है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति अल्बर्ट बेंडूरा इसका सही आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की का जेडपीडी क्या है? तो छात्रों को सहायता के साथ सीखने की सीमा बताने वाली जो सामग्री है या जो रूल है वो जेडपीडी के नाम से जानी जाती है। 118 नंबर क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धिमत्ता है? बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धिमत्ता है? सही आंसर है इसमें 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता प्रयोग की जाती है। 119वां नंबर क्वेश्चन है, अधिगम में विश्लेषणात्मक सोच का महत्व क्या है? अधिगम में विश्लेषणात्मक सोच का महत्व क्या है? सही आंसर होगा समस्याओं का तार्किक समाधान ढूंढना अधिगम में विश्लेषणात्मक सोच के महत्व को दर्शाता है। 120 नंबर क्वेश्चन, सीखने की शैली किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति को सीखने की पसंद या तरीका ही उसकी सीखने की शैली के नाम से जानी जाती है। ब्लूम की संज्ञानात्मक श्रेणी में सबसे ऊपरी स्तर पर क्या है? सही आंसर है मूल्यांकन, जो सबसे ऊपरी स्तर के रूप में जानी जाएगी। पाठ योजना का मुख्य लाभ क्या है? शिक्षण को व्यवस्थित और प्रभावी बनाना। मूल्य आधारित शिक्षा का अर्थ क्या है? मूल्य आधारित शिक्षा का अर्थ है नैतिक और सामाजिक मूल्य सिखाना। आगे प्रश्न है 124 नंबर कि पाठ्यक्रम विकास में निरंतरता का महत्व क्या है? सीखने को व्यवस्थित और समझने योग्य बनाना पाठ्यक्रम विकास में निरंतरता को दर्शाती है। समय सारणी का उद्देश्य क्या है? शिक्षण गतिविधियों का अनुक्रम तय करना समय सारणी के उद्देश्य के रूप में जानी जाएगी। शिक्षण सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने को सरल और रोचक बनाना। पाठ्यक्रम मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन आवश्यक है दोस्तों पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 128 नंबर, शिक्षण लक्ष्य किसे कहते हैं? तो छात्र को सीखने के लिए निर्धारित अपेक्षाएं जो शिक्षण लक्ष्य के रूप में जानी जाती है। पाठ्यक्रम विकास में प्रासंगिकता क्यों महत्वपूर्ण है? तो पाठ्यक्रम के विकास में प्रासंगिकता जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ने का काम करता है पाठ्यक्रम में प्रासंगिकता। 130वां नंबर क्वेश्चन, प्रश्न है कि पाठ योजना में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो सीखने की प्रगति और प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है। कक्षा प्रबंधन के प्रमुख तत्व कौन से हैं? अनुशासन, वातावरण, समय और गतिविधि। ये जो 4 तत्व हैं वो कक्षा प्रबंधन के प्रमुख तत्वों के रूप में जानी जाती है। 132 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और देख लीजिए 132वां नंबर क्वेश्चन है, छात्र व्यस्तता का महत्व क्या है? सीखने की गुणवत्ता और ध्यान बनाए रखना। सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन किसे कहते हैं? छात्र के अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करना यह सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन के रूप में लेकर के जाती है। 134 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में व्यवधान कम करने के उपाय क्या है? कक्षा में व्यवधान कम करने के उपाय क्या है? सक्रिय सहभागिता और स्पष्ट नियम बनाए रखें। समय प्रबंधन का महत्व, सही गतिविधियों का ये पहले क्वेश्चन करा दिया गया है। कक्षा का भौतिक संगठन क्यों महत्वपूर्ण है? कक्षा का भौतिक संगठन इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि सीखने और अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। विविधता का सामना कैसे करें? यदि आपके सामने डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है क्लासरूम में तो विविधता का सामना आप कैसे कीजिएगा? आंसर होगा समावेशी और व्यक्तिकृत शिक्षण के माध्यम से हम विविधता का सामना करेंगे अपने क्लासरूम में। 138 छात्र की प्रेरणा बढ़ाने के लिए शिक्षक क्या करता है? तो छात्र की प्रेरणा बढ़ाने के लिए पुरस्कार, सराहना, रुचिकर गतिविधियां करता है जिससे कि छात्र मोटिव हो जाएं। समूह कार्य का क्या लाभ है? सहयोग, सामाजिक क्वेश्चन हुआ है। शांत और सकारात्मक वातावरण क्या महत्व है? सीखने और अनुशासन में सुधार के लिए ये जरूरी है। मूल्यांकन के उद्देश्य, उसका मापन, योगात्मक मूल्यांकन, अधिगम के अंत में समग्र मूल्यांकन पढ़ाया गया था, संक्षिप्त मूल्यांकन
मूल्यांकन, अधिगम के दौरान मूल्यांकन, ये भी पढ़ाया गया है। आत्म मूल्यांकन, इसमें बच्चा स्वयं अपना करता है, सहकर्मी या साथियों के द्वारा की जाती है। उपयोग किया जाता है मूल्यांकन में स्पष्टता और मानक सुनिश्चितता जो है आती है। अगला है कि मानक आधारित जो है मानक रूप से तुलनात्मक की जाती है। प्रदर्शन आधारित का मतलब कि जो उसमें व्यवहार में परिवर्तन आया उसमें देखेंगे। प्रायोगिक मूल्यांकन का लाभ क्या है, कौशल और व्यवहार का सटीक मूल्यांकन देखने को वहाँ पर मिलेगा। देख लीजिएगा, मूल्यांकन में समय पर प्रतिक्रिया क्यों जरूरी है। सुधारात्मक कदम और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए मूल्यांकन जो है समय पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है। बाकी डिजिटल शिक्षण, ई लर्निंग ये पढ़ाया गया है। सीखने की पहुंच और समाधान जो होती है स्मार्ट बोर्ड उपयोग के लिए किया जाता है, तो ये भी बताया गया है। LMS आगे देख लीजिएगा, LMS के बारे में बताया गया था, याद रखेंगे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, सीखने की प्रबंधन है। ये भी अगला क्वेश्चन आपके सामने देख लेते हैं। ब्लेंडेड, याद रखेंगे, ब्लेंडेड लर्निंग किसे कहते हैं, ऑनलाइन और पारंपरिक, ये भी प्रश्न पहले बताया गया। ऑडियो विजुअल वाला भी क्वेश्चन हो गया है। ICT आधारित शिक्षण क्या है, यह भी हुआ। डिजिटल मूल्यांकन क्या है, तो याद रखें सटीक और व्यापार जो होती है स्मार्ट शिक्षण, ये प्रश्न दोहराए गए हैं, इसलिए हम आगे इसको बढ़ते चलेंगे। आगे क्वेश्चन देखते, छात्र प्रतिभा पहचानने का महत्व क्या है, ये 166 नंबर क्वेश्चन है। छात्र की प्रतिभा पहचानने का महत्व क्या है, उचित मार्गदर्शन और विकास के लिए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा 168 नंबर, शिक्षक की सकारात्मक मानसिकता का क्या प्रभाव है, छात्र की प्रेरणा और सीखने पर सकारात्मक उसका प्रभाव पड़ेगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन अगला है, अगला क्वेश्चन अधिगम कठिनाई क्या है, तो ये भी बताया गया है। जब छात्र डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित है बताया गया है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ADHD क्या है, तो ध्यान और व्यवहार में नियंत्रण करने की समस्या जो है एक प्रकार की ये भी समस्याएं होती हैं। क्वेश्चन प्रश्न है 177 नंबर, विशेष शिक्षा में IEP क्या है, याद रखेंगे IEP व्यक्तिगत शिक्षा योजना को बताता है, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में जो है IEP बताता है। अगला क्वेश्चन है बहुसंवेदी शिक्षण, आप लोग को बताया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सीखने में देरी करने का कारण मानसिक और उसके भावात्मक या पर्यावरणीय समस्याएं होती है। शिक्षा ई लर्निंग आपने इसको देखा है। शिक्षा का नैतिक दायित्व क्या है, याद रखेंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट। शिक्षा का नैतिक दायित्व क्या है, निष्पक्ष, संवेदनशील और जिम्मेदार होना। पेशेवर संगठन में भाग लेने से क्या लाभ है, नेटवर्किंग और प्रशिक्षण, ये भी प्रश्न हो गए हैं। पहले CPD वाला क्वेश्चन भी हो गया है। उसके बाद दोबारा हम लोग देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस आए हैं। अगले क्वेश्चन है स्मार्ट शिक्षण में शिक्षा की भूमिका क्या है। अगला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म किसे कहेंगे, ये क्वेश्चन। समग्र शिक्षा अर्थ क्या है, ये शारीरिक मानसिक, ये भी प्रश्न हुआ। आगे बढ़ते चलते हैं। दूसरा नंबर, मूल्यांकन का क्या अर्थ है। मूल्यांकन का क्या अर्थ है, तो अधिगम परिणामों का मापन और निर्माण करना। उसके अंतर्गत मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, प्रश्न है। मापन और मूल्यांकन में 202 नंबर क्वेश्चन। मापन जो होती है संख्यात्मक होती है, मूल्यांकन जो होती है निर्णयात्मक होती है। याद रखेंगे मापन और मूल्यांकन में अंतर है कि मापन जो होती है वो संख्यात्मक और मूल्यांकन निर्णयात्मक होती है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन क्या है, याद रखेंगे सीखने की प्रक्रिया के दौरान ये मूल्यांकन कर लेना। उसके बाद समापनीय मूल्यांकन क्या है, पाठ्यक्रम या यूनिट के अंत में किया गया मूल्यांकन। डायग्नोस्टिक टेस्ट किसे कहते हैं, छात्र सीखने की कठिनाई को पहचान लेना। आगे क्वेश्चन है, प्रश्न है कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है, तो निश्चित मानदंड पर आधारित मूल्यांकन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के नाम से जानी जाती है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या है, समूह के औसत प्रदर्शन से तुलना करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, छात्र का समग्र विकास कराना। आगे है मूल्यांकन में ऑब्जेक्टिव टेस्ट का लाभ क्या है, निष्पक्ष और समय बचाने वाला होना चाहिए। मूल्यांकन में आत्म मूल्यांकन क्या है, छात्र स्वयं इसको मूल्यांकित करता है। सहपाठी मूल्यांकन भी देखे होंगे। ओपन बुक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, ओपन बुक टेस्ट विश्लेषणात्मक और रचनात्मक सोच विकसित करना। ब्लूम टेक्सोनॉमी मूल्यांकन में क्यों उपयोगी है, अधिगम के स्तरों को पहचानने में मदद करता है ब्लूम का टेक्सोनॉमी। फीडबैक का महत्व क्या है, अधिगम सुधारने के लिए दिया जाता है निर्देश, इसलिए। वैकल्पिक मूल्यांकन का उदाहरण क्या है, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट प्रस्तुति। ग्रेडिंग प्रणाली क्यों
अपनाई गई? याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ग्रेडिंग प्रणाली क्यों अपनाई गई? परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए ग्रेडिंग जो है प्रणाली अपनाई गई है। सतत मूल्यांकन का मतलब है छात्र के प्रगति की नियमित जानकारी देना सतत जो है बनाई जाती है। आइसोमेट आधारित मूल्यांकन का लाभ क्या है? स्व अध्ययन और विश्लेषण कौशल का विकास करना। असाइनमेंट आधारित, याद रखेंगे, असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन क्या है? सॉरी, प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया। असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन का लाभ क्या है? स्व अध्ययन और विश्लेषण कौशल का विकास करना। मूल्यांकन में निष्पक्षता क्यों आवश्यक है? विश्वास और समान अवसर के लिए मूल्यांकन करते समय निष्पक्षता जरूरी है। मूल्यांकन का अंतिम लक्ष्य क्या है? अधिगम में सुधार और विकास सुनिश्चित कर लेना। शैक्षणिक तकनीक का अर्थ क्या है? शिक्षा प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग करना। शैक्षणिक तकनीक आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? आईसीटी का इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का फुल फॉर्म है। स्मार्ट कक्षा क्या है? डिजिटल, और ये कई बार क्वेश्चन हो गया, ई लर्निंग भी क्वेश्चन हुआ है। एम लर्निंग के आप रूप में नहीं जानते होंगे। एम लर्निंग क्या है? मोबाइल डिवाइस के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया एम लर्निंग के रूप में जानी जाती है। एलएमएस का पूरा नाम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपके पास हुआ। मूक का नाम भी हो चुका है। डिजिटल लर्निंग प्रमुख लाभ भी हुआ है। उसके बाद शिक्षा में ऑडियो विजुअल एड्स का महत्व क्या है? तो सीखने की प्रक्रिया को रोचक और स्पष्ट बनाना ऑडियो विजुअल के लिए उपकरण। मल्टीमीडिया, फ्लिप्ड क्लासरूम आप जानते ही हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है? छात्र घर पर पढ़ता है और कक्षा में इसकी चर्चा जब करेगा, ऐसी व्यवस्था क्लासरूम की जब अपनाई जाए तो फ्लिप्ड क्लासरूम के रूप में जानी जाती है। ऑनलाइन शिक्षण का मुख्य लाभ समय और स्थान की स्वतंत्रता दिखाई देती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शिक्षण में क्यों उपयोगी है? दूरस्थ शिक्षण को भी संभव बनाया जा सकता है। आभासी कक्षा क्या है? तो ऑनलाइन माध्यम से संचालित कक्षा को आभासी कक्षा के नाम से जानेंगे। आईसीटी आधारित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षण की गुणवत्ता को पहचानना, ये पहुंच बढ़ाना, इसका सही आंसर है। डिजिटल ब्लैक बोर्ड क्या है? डिजिटल ब्लैक बोर्ड इंटरेक्टिव स्क्रीन आधारित शिक्षण प्रक्रिया। उसके बाद शिक्षा में टेक्नोलॉजी का एक नुकसान क्या है? तो तकनीक निर्भरता और ध्यान भंग होना। याद रखेंगे, जब बच्चे मोबाइल से पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, टेक्नोलॉजी पर उपस्थित होते हैं, बाकी उसके बीच में कोई ऐड आ जाता है तो वो क्लास को छोड़ करके वो थोड़ा सा ऐड, वो नाच गाना भी देखना शुरू कर देते हैं। तो शिक्षा में टेक्नोलॉजी एक प्रकार का नुकसानदायक भी है। आईसीटी आप लोग को बताया गया है। डिजिटल साक्षरता क्या है? तो डिजिटल उपकरणों के माध्यम से शिक्षक की नैतिक मूल्य क्या है? वो ईमानदार होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और करुणता उसमें ज़रूर आपको दिखाई देनी चाहिए। शिक्षण में पारदर्शिता क्यों आवश्यक है? विकास और आत्मविश्वास जो उत्तरदायित्व होता है वो बनाई गई रहती है। शिक्षक का आचार संहिता क्या है? शिक्षकों के व्यवहार और जिम्मेदार के मानक के रूप में वो काम करता हो। लोकतांत्रिक शिक्षक कौन होता है? जो छात्रों की राय को महत्व देता है वही लोकतांत्रिक शिक्षक के रूप में जाना जाएगा। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सही आचरण और मूल्य विकसित करना। पर्यावरणीय शिक्षा क्यों आवश्यक है? पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसमें अंदर जो है चेतना जागृत होती है। समावेशी शिक्षा आप बताएं, सभी बच्चों के लिए समान रूप से अवसर प्रदान करना। शिक्षा के क्षेत्र में सहकारी अधिगम आपको बताया था। आत्म प्रेरणा का अर्थ स्व को प्रेरित करना। शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य बताया छात्रों में अधिगम की जिज्ञासा। अगर शिक्षक जीवन कौशल शिक्षा का अर्थ क्या है? दैनिक जीवन की आवश्यकता महत्व रखता है। अगला क्वेश्चन है 262 नंबर की, नेतृत्व गुण शिक्षक में क्यों जरूरी है? शिक्षक में नेतृत्व गुण जो होना जरूरी है क्योंकि छात्रों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देने में वह काम करेगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षक पेशेवर योग्यता क्या है? तो विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसमें संचार कौशल की क्षमता होनी चाहिए और प्रबंधन क्षमता अगर है तो वह पेशेवर शिक्षक के रूप में काम कर सकता है। शिक्षक का आत्मचिंतन क्यों आवश्यक है? शिक्षण में सुधार करने के लिए। शिक्षण में अनुसंधान दृष्टिकोण क्यों आवश्यक है? नई शिक्षण नीतियों को विकसित करने के लिए जरूरी है। 67 नंबर क्वेश्चन है 200 कि शिक्षक के लिए समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? क्योंकि योजनाबद्ध और प्रभावी रूप से वो शिक्षण का काम करा सके। आगे क्वेश्चन आपके, शिक्षक का व्यक्तित्व छात्रों पर कैसे असर डालता है? प्रेरणा और अनुकरण के माध्यम से। बच्चे देख कर भी आप लोग सीख लेते हैं कि हमारे शिक्षक कैसे रह रहे हैं, कुछ न कुछ तो वो जरूर आपका नकल कर ही लेता है। आत्मानुशासन का महत्व क्या है? जिम्मेदार और विश्वसनीयता को सबसे ज्यादा महत्व देना, यह जो है आत्मानुशासन के रूप में जानी जाती है। अगला
बड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, नेतृत्व क्या है? नैतिक नेतृत्व क्या है? तो नैतिक सिद्धांतों पर आधारित नेतृत्व को नैतिक नेतृत्व के नाम से हम सभी जानते हैं। 271 है, शिक्षक को निरंतर क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए और आत्म सुधार करने की प्रक्रिया। शिक्षक को निरंतर जो है ये जरूरी है कि वो सीखते भी रहे और उसको स्वयं में अपने आप में परिवर्तन भी लाते रहे। शिक्षा में सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? समाज के विकास में योगदान देना। शिक्षक छात्र संबंध आधार क्या है? विश्वास और सम्मान। समग्र विकास में शिक्षक की भूमिका क्या है? मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के रूप में समग्र विकास में शिक्षक की इस प्रकार भूमिका देखी जाती है। जीवन भर सीखना क्या है? निरंतर ज्ञान और कौशल अर्जन की प्रक्रिया निरंतर जीवन सीखना कहलाता है। 276, शिक्षण में नवाचार का अर्थ क्या है? नई विधियों और तकनीकों का उपयोग किया जाए। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि उसमें धैर्य होना चाहिए, दूसरी बार उसमें समझ होनी चाहिए। शिक्षा में ICT का प्रयोग में क्या परिवर्तन होगा? शिक्षण विधि इंटरेक्टिव और आधुनिक रूप से होती है। 79 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों में चरित्र निर्माण का कार्य कौन करता है? तो छात्रों में चरित्र का निर्माण एक शिक्षक करता है। शिक्षक में भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्यों जरूरी है? क्योंकि वह कक्षा की विविध परिस्थितियों को संभालने के योग्य होना चाहिए। 281 नंबर, शिक्षा में नैतिक मूल्यों की नींव क्या है? परिवार और शिक्षक। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन है कि शिक्षक को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह नई सोच और जागरूकता लाने का काम करता है। 283 नंबर कि प्रेरक शिक्षक कौन होता है? जो छात्रों में सीखने की रुचि जगाए उसे हम लोग प्रेरक शिक्षक के रूप में जानते हैं। शिक्षा में उपयोग का अर्थ क्या है? सामूहिक प्रयास से सीखना शिक्षा में सहयोग के अर्थ को दर्शाता है। 285 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक के लिए संचार कौशल क्यों आवश्यक है? तो ज्ञान को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए शिक्षक के लिए संचार कौशल आवश्यक है। टीम टीचिंग, एक से अधिक शिक्षक द्वारा संयुक्त शिक्षण कराना टीम टीचिंग कहलाएगा। नवाचार पूर्ण शिक्षक सामग्री का उदाहरण क्या है? वीडियो गेम बेस्ड लर्निंग और सिमुलेशन जो होती है नवाचार पूर्ण शिक्षण सामग्री का उदाहरण मानी जाती है। 288, शिक्षक को समाज का निर्माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह भविष्य की पीढ़ी को गढ़ता है। आधुनिक शिक्षक की पहचान क्या है? तकनीकी रूप से कुशल और छात्र केंद्रित जो है आधुनिक शिक्षक की एक पहचान होती है। 290 नंबर, शिक्षक में आत्मसंतुष्टि का स्रोत क्या है? तो छात्रों की सफलता और प्रगति। शिक्षक में धैर्य का महत्व क्या है? तो विभिन्न छात्रों के स्तर को समझने के लिए शिक्षण में धैर्य का महत्व देखी जाती है। 292 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक का समाज के प्रति कर्तव्य क्या है? तो शिक्षित और जागरूक नागरिक बनाना। शिक्षक के लिए निरंतर अधिगम क्यों जरूरी है? क्योंकि बदलती हुई शिक्षण तकनीकों को वह अपना सके, इसलिए शिक्षक के निरंतर अधिगम जरूरी है। 294 नंबर, शिक्षा में समानता का अर्थ क्या है? सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान किया जाए। शिक्षक का प्रमुख मिशन क्या होना चाहिए? समाज के नैतिक और ज्ञानात्मक विकास में वह योगदान कर पाता है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिक्षक को जीवन भर क्या बनाए रखना चाहिए? सीखने की भावना उस शिक्षक को हमेशा बनाए रखना चाहिए। शिक्षा में रचनात्मक का महत्व क्या है? नवाचार और समस्या का समाधान बढ़ावा देना। और 298 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, शिक्षक की सफलता का मापदंड क्या है? तो छात्रों का समग्र विकास करना। और उसके बाद 299, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का केंद्र कौन है? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली का मुख्य केंद्र छात्र माने जाते हैं। एक आदर्श शिक्षक की परिभाषा क्या है? जो ज्ञानवान, प्रेरक और संवेदनशील हो, वह एक आदर्श शिक्षक के रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस मैराथन में मैंने टोटल 300 क्वेश्चंस जो है वन लाइनर आपको लोगों के समेटा है। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान करेगा, एक सोच आप में डेवलप करेगा। शुक्रिया, जय हिंद।